अब हम एस्कार्डाइडी फैमिली पढ़ने लगे हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि जो नीमाटोड्स हैं ना, नीमाटोड्स दो तरह की नीमाटोड्स होती हैं, एक होती हैं बरसेट और एक होती हैं नॉन बरसेट। ठीक है, जो बरसेट हैं उसकी आगे 3 फैमिलीज़ हैं, जो नॉन बरसेट हैं इसमें तकरीबन 7 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, हम उसमें से नॉन बरसेट में से एक फैमिली जो है एस्कार्डाइडी, हम वो पढ़ने लगे हैं। अच्छा, एस्कार्डाइडी फैमिली ये क्या है, ये नीमाटोड है, ये लार्जेस्ट नीमाटोड है। नीमाटोड्स को राउंड वर्म भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो एस्कार्डाइडी के जो वर्म्स होते हैं ना, जो नीमाटोड्स हैं, ये लार्ज और वाइट ओपेक कलर के वर्म्स होती हैं। ये जैसा कि अब आपको पिक में नज़र आ रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा लार्ज है और वाइट कलर का है। फिर अगर इसके बक्कल कैप्सूल की बात करें ना, इनके अंदर बक्कल कैप्सूल नहीं होता। बक्कल कैप्सूल की जगह इनके अंदर ना एक स्मॉल माउथ ओपनिंग होती है और उसको जो कि सराउंड की होती है 3 राउंडेड लिप्स ने। जैसा कि आपको इस पिक में नज़र आ रहा होगा कि जो पहले वाली पिक है इसके अंदर बक्कल कैप्सूल है, जबकि ये जो दूसरी पिक है इसके अंदर दरमियान में स्मॉल ओपनिंग है और उसके इर्द गिर्द जो है ना 3 राउंडेड लिप्स हैं। इसका मोड ऑफ़ इन्फेक्शन क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ जो इन्फेक्शन है वो इंजेक्शन है। जब जो है इसका होस्ट एग इंजेस्ट कर लेता है, एग कौन सा, जिसके अंदर L2 होता है, L2 लार्वा। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है एग कंटेनिंग L2 है। ठीक है, अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें, इसका लाइफ साइकिल डायरेक्ट होता है, इसके अंदर कोई होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। एस्कार्डाइडी फैमिली के अंदर हम इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो एस्कार्डाइडी फैमिली के अंदर जो नीमाटोड्स आएंगे ना उनकी होंगी। फिर हम एस्कार्डाइडी के अंदर बेसिकली हम 3 पढ़ेंगे, इसमें एस्कैरस पढ़ेंगे, हम टोक्सोकेरा पढ़ेंगे और पैरास्कैरस पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हमारा एस्कैरस। अच्छा, एस्कैरस जो है ना, एस्कैरस की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे एस्कैरियोसिस कहते हैं। एस्कैरस की एक स्पीशी एस्कैरस हम वो पढ़ेंगे क्योंकि इसकी वेटनरी इंपॉर्टेंस है। एक एस्कैरस लुम्ब्रिकोइडस भी होती है, जो एस्कैरस लुम्ब्रिकोइडस है उसका होस्ट ह्यूमन बींग है, जबकि एस्कैरस सम जो है इसका पिग होस्ट है। तो हम ये एस्कैरस सम को अब डिस्कस करेंगे। जो स्कैरस सम है ना, ये पिग की है और ये पिग का राउंड वर्म है, पिग की स्मॉल इंटेस्टाइन का राउंड वर्म है और इसकी वजह से डिजीज़ एस्कैरियोसिस होती है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दी है। अब आइडेंटिफिकेशन इसकी देखते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, तो इसकी जो फीमेल है ना, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी ज़्यादा लंबी होती है। फिर जब इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, इसको एक जो वर्म है ना, इसको मैक्राकैंथोरिंकस के साथ कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाला जो मैक्राकैंथोरिंकस है ना, ये भी पिग का वर्म है, पिग की इंटेस्टाइन का है और ये भी लार्ज होता है। इसको कई दफ़ा इसके साथ स्कैरस के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। अगर इसके एग्स की बात करें ना, इसके एग्स जो होती हैं ना ओवॉइड मतलब ओवल शेप के होते हैं, येलो इन कलर होती हैं और इनका जो शेल है वो थिक होता है और इनकी जो आउटर लेयर होती है ना वो मैमिलेटेड होती है, इरेगुलरली मैमिलेटेड। मैमिलेटेड का मतलब ये है कि ये जो ऐसे ना निप्पल लाइक होती है, ऐसे जैसे ऐसे छोटी छोटी निप्पल्स ऊपर को ऐसे, क्योंकि जो मैमिलेटेड वर्ड है ना ये मैमल से निकला है। मैमल्स मतलब इस मैमल से एक वर्ड निकला है मैमिला, जिसका मतलब होता है निप्पल लाइक। ठीक है, जैसे कि इसका जो एग है ना, ये आपको अब पिक में नज़र आएगा। ये अगर आप इसकी ना आउटर लेयर बाहर वाली देखें, ऐसे हल्की ना ऐसे है, मैमिलेटेड है। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने ना एक सोने का अंडा पड़ा हुआ है, जैसे कि जो हमारे घर में आम हैन के एग्स होती हैं वो भी ओवॉइड होती हैं, ओवल शेप का होता है, समझो कि वो सोने का है, मतलब ओवॉइड है, येलो इन कलर है और वो बाहर से स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर भी ये हल्की सी ऐसे ना इरेगुलर से ये बम्प्स बनी होती हैं, मतलब बाहर से आउटर लेयर उसकी मैमिलेटेड है और थिक शेल है। ये याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, फिर अब अगर हम इसका लाइफ साइकिल की बात करें तो अब हम इसका पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो डायरेक्ट होता है और इसके लाइफ साइकिल के अंदर कोई इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। और ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है ना वो एग है। एग के अंदर क्या होता है L2 लार्वा। जितने भी हम बाकी नीमाटोड्स पढ़ेंगे ना, बरसेट या फिर नॉन बरसेट, उनकी ज़्यादातर की L3 है। ठीक है, ये फर्स्ट है स्कैरस है जो है, दूसरा एस्कार्डोइडी फैमिली है, इसकी जो L2 होगी वो इन्फेक्टिव स्टेज होगी और वो जो L2 है वो एग के अंदर होगी। अच्छा, ये वही बात, ये ऐसे इसकी आउटर लेयर जो है वो मैमिलेटेड है, ऐसे बम्प से हैं, निप्पल लाइक जो है बनी हुई। अच्छा, फिर आगे हम इसकी लाइफ साइकिल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका मोड ऑफ़ इन्फेक्शन क्या है, मतलब ये इंजेक्शन से होता है, जब L2 इंजेस्ट कर लेता है।
अच्छा, अब हम इसका लाइफ साइकिल यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है ना, हमने अभी बात की है कि ये जो फीड जो है, जब ये कंटेमिनेटेड फीड इसका जो होस्ट इंजेस्ट करेगा, ठीक है, जो कंटेमिनेटेड फीड है उसके अंदर क्या है, एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसके अंदर L2 है, ठीक है, एग जो है उसके अंदर L2 है। जब वो इसके होस्ट ने इंजेस्ट कर लिया, इसका जो होस्ट है ना पिग है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ह्यूमनली स्ट्रक्चर ड्रा किया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। में जो होस्ट है उसने इंजेस्ट कर लिया है, ये उसके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना, वहाँ पर जाके ना ये जो ये ऐसे आया इसोफेगस टमी को, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वहाँ पर जाके ये जो अंडा हैच करेगा, L2 लार्वी जो है इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। फिर ये यहाँ पर देखें, फिर ये जो L2 है ना, L2 इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। फिर ये यहाँ से ना इसको इन्वेड करेगा, ये जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके ये चला जाएगा ब्लड के थ्रू, ये चला जाएगा लीवर में जाएगा, लीवर में जाके फिर इसकी मोल्टिंग होगी, L2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये L2 L3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके बाद जो है ये ब्लड में आ जाएगा, L3 ब्लड के थ्रू, फिर ये लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग्स से ट्रेकिया में आ जाएगा, ट्रेकिया से फिर ये ओरल कैविटी में, और फिर ये ऐसे सॉल्व कर लिया जाएगा। फिर ये दोबारा आएगा वापस स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाएगा, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जब ये दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इसकी फाइनल दो मोल्टिंग्स होंगी यहाँ पर। फिर फाइनल 2 मोल्टिंग्स होने के बाद ये एडल्ट वर्म्स बन जाएंगे। एडल्ट वर्म्स में मेल्स भी होंगे और फीमेल्स भी होगी, ठीक है। जो इसकी अडल्ट फीमेल वर्म होगी ना, वो ये जो अडल्ट वर्म्स आपस में मेटिंग करेंगे, फिर अडल्ट फीमेल वर्म एग्स ले करेगी, वो जो एग्स हैं फिर वो फिसिस के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। ये जो एग्स है तकरीबन, जो एक फ़ीमेल वर्म है ना, एक फ़ीमेल वर्म में तकरीबन एक दिन के अंदर 2 लाख जो एग ले करती है। फिर ये जो एग्स हैं फिसिस के थ्रू बाहर आ गए हैं, इन्वायरमेंट में आ गए हैं। फिर ये एग्स जो हैं जाके सॉइल में चले जाएंगे। फिर ये जो है सॉइल के अंदर इनकी जो है एग्स के अंदर जो है L2 लार्वा जो होगा वो डेवलपमेंट होगी। फिर ये जो इसकी ये जो सॉइल से फिर ये एग्स जो हैं ये फीड को कंटामिनेट कर देंगे, तो फिर इस तरह ये दोबारा साइकिल चलता रहेगा। और इसमें जो एग्स होते हैं ना, जब ये बाहर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, इनको जो तकरीबन 4 वीक्स का ड्यूरेशन, ये जो एग्स जब इन्वायरमेंट में आ गए ना, इनको तकरीबन 4 वीक्स का ड्यूरेशन चाहिए होता है कि ये इन्फेक्टिव फॉर्म में आ जाएं, ताकि एग के अंदर L2 जो लार्वा बन जाए। इसको जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है इन्वायरमेंट के अंदर, डेट इज़ 22 to 26 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर अब अगर हम यही इसके दूसरी बात करें, इसके एग जो है ना 2 तरह के हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होगा और अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग जो है इसी के अंदर L2 लार्वा बनेगा, जबकि अनफर्टिलाइज्ड के अंदर L2 लार्वा नहीं बन सकता। फिर ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं होती, जबकि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है ना ये इन्फेक्टेड होता है, ये इन्फेक्शन काज कर सकता है आगे। फिर अगर इसके हम ना, ये तो हमने इसका सिंपली ये फीड की कंटेमिनेशन से इसका रूट देखा है। फिर इसके 1-2 होस्ट और भी होती हैं, इसके अंदर पैराटाइनिक होस्ट होता है, एक ट्रांसपोर्ट होस्ट होता है, वो भी इसके लाइफ साइकिल में रोल प्ले करते हैं, वो देखते हैं कैसे रोल प्ले करते हैं। ये जो एग्स हैं ना, अगर इनको एग्स को इंजेस्ट कर ले अर्थवर्म या फिर डंग बीटल, ठीक है, उनके अंदर जाके ये जो एग है हैच करेगा। फिर यहाँ से उनके अंदर जो है L2 लार्वा जो है उसके जाकर टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर वो जो है वो पिग के लिए इन्फेक्टिव होगा अगर पिग जो है पैराटाइनिक होस्ट को इंजेस्ट कर ले, या फिर दूसरा ये ट्रांसपोर्ट होस्ट के ज़रिए भी ये जो है डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे कि फ्लाइज जो है वो फॉर एग्जांपल सॉइल पे आके बैठी, सॉइल के अंदर वो जो एग्स मौजूद थे, फिर वो जो है वहाँ से वो दोबारा जाके किसी फील्ड पे चलेगी या फ्लाइज, तो इस तरह वो व्हीकल का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं, तो ये इस तरह ट्रांसमिशन काज कर देती हैं। अच्छा, अगर इसका लाइफ साइकिल को मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूँ तो ये वही है। पहले जो है एग्स की शेडिंग हुई है फीसिस के अंदर, अडल्ट फीमेल ने की है। फिर इसके बाद जो है एग जो है इन्वायरमेंट के अंदर एग शेडिंग हुई है। फिर इसके अंदर जो है इसके बाद जो है एग की मैचुरेशन हुई है इन्वायरमेंट के अंदर, जो तकरीबन 22 to 26 डिग्री सेल्सियस पे वो तकरीबन 4 वीक के अंदर एग मैच्योर हो जाएगा, उसको 4 वीक रिक्वायर होते हैं। फिर उसके बाद होस्ट ने इंजेस्ट कर लिया है, होस्ट के अंदर जब गया है जाने के बाद फिर वो जो लार्वा है इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसकी हैचिंग हो गई है। फिर वो जो लार्वे हैं वो माइग्रेट करके गए हैं इंटेस्टाइन से, फिर वो लीवर में चला जाएगा, लीवर से फिर आगे लंग्स में, लंग्स से फिर दोबारा स्वालो कर लिया जाएगा। फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, वहाँ पर इसकी फाइनल 2 मोल्टिंग्स होगी, फिर दोबारा फाइनल 2 मोल्टिंग्स होंगी, फिर अडल्ट बन जाएंगे, ठीक है। फिर वो जो अडल्ट हैं ये देखो दोबारा इंटेस्टाइन में लार्वा माइग्रेट कर गए हैं, फिर वो जो अडल्ट हैं वो दोबारा एग्स ले करेंगे, एग शेडिंग, और ये इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। अच्छा, अब हमने इसका लाइफ साइकिल को अच्छे से देख लिया, आपको आई होप तो समझ आ गई होगी। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस ना 2 तरह से होती है, लार्वा की वजह से भी होती है और वर्म्स की वजह से भी होती है, अडल्ट वर्म्स की वजह से। लार्वा की माइग्रेशन की वजह से ना ये लार्वा जो है लीवर में माइग्रेट करते हैं या फिर लंग्स में,
तो ये लीवर को इफ़ेक्ट करेंगे और दूसरा लंग्स को करेंगे। लीवर के अंदर ये मिल्क स्पॉट्स बनाती हैं कैसे, क्योंकि जब ये जो L2 और L3 लार्वा जब लीवर में से पास आउट होती हैं ना, वहाँ से माइग्रेट करते हैं तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिसके नतीजे में फिर फिब्रिनस रिपेयरमेंट होती है। जब फिब्रिनस रिपेयरमेंट होती है तो वहाँ पर हमें क्लाउडी वाइटिश स्पॉट्स मिलते हैं, उन्हें हम मिल्क स्पॉट्स कह देते हैं। लीवर के अंदर मिल्क स्पॉट्स मिलेंगे। फिर दूसरा जो लंग्स हैं वहाँ पर ट्रांजिएंट निमोनिया मिलता है। ट्रांजिएंट निमोनिया भी इसे कह देते हैं और स्कैरस निमोनिया भी कह देते हैं। ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता होता है और इस ट्रांजिएंट निमोनिया के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, पिगलेट अनीमिया की तरफ भी ये लेके जा सकता है। ये दो चीज़ें भी इससे आगे हो सकती हैं। फिर आगे अडल्ट वर्म्स जो हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, ये हमें पता है। ये मैकेनिकल डैमेज भी इंटेस्टाइन की मिकोज़ा को ना, ये इंटेस्टाइन है, ये उसकी ऐसे ना मिकोज़ा है, इसको मिकोज़ा को भी मैकेनिकली डैमेज करती हैं। और फिर ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अडल्ट वर्म प्रेजेंट है ना, तो जो फीड आएगी ये उसके लिए भी कम्पीट करता है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स आती हैं उसके लिए कम्पीट करता है। फिर ये न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करेगा। जानवर को हम खुराक तो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, लेकिन जानवर फलता फूलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्म्स है ना ये कुछ न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारा जानवर है उसकी ग्रोथ पुअर होगी, हमारे होस्ट की पुअर ग्रोथ होगी। अच्छा, फिर ये जो है हैवी इन्फेस्टेशन की वजह से, हैवी इन्फेस्टेशन मतलब जब ये ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एक वर्म यहाँ पर ज़्यादा सारे वर्म्स आ जाएंगे ना, तो ये इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। हैवी इन्फेक्शन में जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। फिर ऐसा भी होता है कि दफ़ा कि वो जो वर्म है ना, अगर कोई जो है बाइल डक्ट में चला जाए, यहाँ पर लीवर होता है ना, ये यहाँ पर लीवर होता है ना, तो अगर जो है बाइल डक्ट में चला जाए कोई वर्म, लीवर की बाइल डक्ट में चला जाए, तो उसकी वजह से बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। जब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, वहाँ से बाइल ने निकलना था, तो बाइल के थ्रू जो है बिलिरुबिन ने एक्सक्रीट आउट होना था, लेकिन जब फिर बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं होगी बिलिरुबिन, तो वो जो टिश्यूज़ के अंदर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो पेल वाइटिश कलर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का मिलेगा, जॉन्डिस हो जाएगा। हमने इसकी पैथोजेनेसिस भी देख लिया। अब अगर हम इसकी क्लिनिकल साइंस की बात करें ना, तो क्लिनिकल साइंस अब आपको बहुत ज़्यादा हद तक लाइफ साइकिल और वो पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा कि अगर लाइट इन्फेक्शन है तो उसमें ऐसा कोई ऑब्वियस साइन हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर माइनर जो है हमें वेट गेन जानवर नहीं करेगा, तो ये छोटे मोटे फीड कन्वर्जन जो है इसकी पुअर हो जाएगी, जानवर फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए वो कम्पीट करेंगे वर्म्स जो हैं। फिर अगर हैवी इन्फेक्शन के केस में हमें 2-3 साइन रेस्पिरेटरी साइन देखने को मिलती हैं, डाइजेस्टिव साइंस और ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो आपको पहले भी क्लियर हो गया कि हैवी इन्फेक्शन के केस में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, दूसरा जो है बाल की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी साइंस ये होते हैं कि जो ऐसे पिगलेट्स हैं ना, जो तकरीबन 4 मंथ से कम है, इनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, उसमें निमोनिया हो जाता है। डाइजेस्टिव साइंस ये होते हैं कि उसकी जो है ना बेली जो है ना फूल जाती है, पोर्ट बेली हो जाती है। डायग्नोसिस हम इसकी क्लिनिकल साइंस की बेस पे करते हैं, जो हमने अब इतने ज़्यादा सारे पढ़ लिए हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर दूसरा जो है जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, जानवर को एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स तो दे रहे हैं लेकिन उसकी पुअर ग्रोथ है, फीड कन्वर्जन कम है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा, इस तरह के साइंस। अच्छा, फिर अब अगर हम दूसरा अब अगर हम देखें ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब उसका ना प्री पेटेंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो जो है ये जो इस फीसिस के अंदर इसके एग्स मिलेंगे, हम जो है इसके एग्स जो होते हैं ना ये डेंस होते हैं, इसके एग्स अगर हम फ्लोटेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए ना, तो ये इसके ऊपर इजीली फ्लोट कर जाएंगे। फिर वहाँ से हम स्लाइड बना के तो इनको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर लेंगे। इसकी हमें शेप एग्स की पहले ही पता है, इसकी शेप क्या होती है, अवॉइडल होती हैं, जो येलिश इन कलर होती हैं, इनकी आउटर लेयर मैमिलेटेड होती है, थिक शेल होता है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे माइक्रोस्कोप में। इसका ट्रीटमेंट के तौर पे हम बेंजीमिडाजोल यूज़ करते हैं, लवामिसोल और आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं। जो बेंजीमिडाजोल जो है ये ज़्यादातर इंटेस्टिनल स्टेजेस के लिए यूज़ होता है, और जो है लवामिसोल और आइवरमेक्टिन को इसको ना जो निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। अच्छा, फिर ये जो इसका जो प्री पेटेंट पीरियड है वो 6 to 8 वीक्स होता है, मतलब कि जो इसका होस्ट है जब उसने एग्स इंजेस्ट किए हैं और जब एग्स की उसकी फीसिस के अंदर शेडिंग होगी, उसके दौरान का जो पीरियड है ना, इट इज़ अबाउट 6 to 8 वीक्स। ये अब आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आइडेंटिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, लाइफ साइकिल और फिर इसके क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।